Hello everyone, welcome to Sriram's IS YouTube channel where we cover daily current affairs with you. This is your mentor Arzu Kakkar, and in this particular session we will have a look over the articles that are related to 10th of March. तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम लेट्स हैव अ लुक ओवर इट. लेकिन एज यूजुअल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो साथ में कवर करते हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहती है इस सेशन का जो मकसद है. तो मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन बिटवीन द सेशंस, तो जहां पर हर एक आर्टिकल से एसोसिएटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस थे उनके साथ. तो उनको पहले देख लेते हैं, उनके सही आंसर क्या है आपके कल के होमवर्क को. और आई हैव सीन इन द कमेंट सेक्शन जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेल डन गाइस, द आंसर्स आर राइट. एंड एक बार वापिस से आप अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए एंड विल हैव अ लुक ओवर कि कैसे क्वेश्चन जो है, कैसे स्टेटमेंट्स, कैसे आंसर्स तक अप्रोच किया जा सकता है. तो 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स. तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस थे. ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसकी एक मिक्स्ड अप्रोच है, जहां पर कोई आंसर किसी का कोई आंसर है. सो क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. तो हमने टी बोर्ड के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो. और इससे एसोसिएटेड मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन, इंडिया का एक्सपोर्ट और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है, टी, मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जीआई टैग और टी के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन सब कवर किया था. तो अगर यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखे जाएं तो एक आंसर बनता है कि 3 स्टेट्स जो हैं इस ऑप्शन में से दे आर नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. तो अगर मैं वैसे आपको बताऊं तो एज ऑफ टी बोर्ड दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, हमने कवर किया था कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो उनके हिसाब से असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और केरला एंड कर्नाटका. सो दीज आर दी स्टेट्स दैट आर जनरली द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. तो उस हिसाब से केरला, हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, तो 3 स्टेट्स हो गई. आंसर शुड बी सी, राइट. तो ये इसका अभी तक का जो आंसर जो हम बोल सकते हैं वो है. एक मैं आपको अभी ही मेंस का क्वेश्चन दे रही हूँ. 2014 में ना एक क्वेश्चन आया था, ट्राई टू राइट एन आंसर फॉर इट. Whereas the British planters had developed tea gardens all along the Shivaliks and Lesser Himalayas from Assam to Himachal Pradesh, in effect they did not succeed beyond the Darjeeling area. Explain. तो आप इसको लिंक कर सकते हो ज्योग्राफी के साथ, और इसकी क्या लिंक है हिस्ट्री के साथ. तो आप इसका एक बहुत ही अच्छा आंसर बना सकते हो अगर आपने अब टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ट्री की क्लाइमेटिक कंडीशन सब कुछ पता चल गया है. तो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस मेंस क्वेश्चन नाउ. ओके, फिर अगला क्वेश्चन जो था दैट वाज रिलेटेड टू एक क्रॉप, और क्रॉप के बारे में कुछ 3-4 बातें लिख दी उन्होंने और पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट क्रॉप दे आर टॉकिंग अबाउट. पहले तो बोला कि दैट क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजीरियस टू इट, उसको रिक्वायर रहता है एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड 50 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल. एक लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए दैट इज कैपेबल ऑफ रिटेनिंग द मॉइस्चर. इट इज आइडली सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप, एंड आंसर विल बी कॉटन. तो कॉटन के बारे में हमने पढ़ा था, कॉटन इज ग्रोन ऑन द वैरायटी ऑफ सॉइल्स. कॉटन जो है इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन आप देखोगे तो इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप. इसको इंडिया में रेज किया जाता है एज अ खरीफ क्रॉप. 21 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए रहता है. 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज दैट आर ऑल्सो वेरी नेसेसरी इस प्लांट, इस क्रॉप की ग्रोथ के अंदर, राइट. तो ये सारी जो भी कंडीशंस जो दे रखी हैं, एक डीप फर्टाइल सॉइल चाहिए जहां पर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हो, गुड इंटरनल ड्रेनेज हो, दैट इज वेरी बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग कॉटन. तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू कॉटन. कॉटन का पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर किया भी था, हमने कॉटन के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने कॉटन सेक्टर में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कवर किया था, जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. काफी आर्टिकल्स न्यूज में आप देख रहे थे, एडिटोरियल्स थे दैट वर रिलेटेड टू दिस सेक्टर ऑल्सो. अब चलते हैं थोड़ा डिफेंस साइड पे और देखते हैं एक मिसाइल, अग्नि 4 मिसाइल के बारे में उन्होंने बोला कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. 2014 में ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा. 3 स्टेटमेंट्स उन्होंने दी कि ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट 7500 किलोमीटर अवे. तो यहां पर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो अगली स्टेटमेंट है इट इज
टू स्टेज, इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, लेकिन इट इज अ टू स्टेज solid fueled system that can carry 1 ton nuclear warhead over a distance of 4000 किलोमीटर। तो यहां पर एक तो ये डिस्टेंस गलत है, दूसरा सेकंड स्टेटमेंट में एक तो ये ओनली टर्म भी लग गया, आप इसको भी देख सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है, या अगर आपको यही पता हो कि ये वाला डिस्टेंस नहीं है, तो थर्ड अगर आप बोल दो कि गलत है, तो आप देखो थर्ड एक ऑप्शन पता हो तो आप सीधा फर्स्ट ऑप्शन पे आ सकते थे, दैट इज इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अगर आप ये सेशंस रेगुलरली देख रहे हो, कॉन्टिन्यूसली देख रहे हो, तो अगर आप कंसिस्टेंट हो, आपको पता होगा कितने क्वेश्चंस हमने ऐसे सॉल्व किए हैं जो सिंपल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड एंड यू कैन कम टू द आंसर। सो ये अप्रोच जो है, ट्राई टू यूज इट, क्योंकि सारी चीजें आपको लगे कि आपको सब पता होगा क्वेश्चन पेपर में, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए रहता है व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट। चलिए, फिर एक टर्म उन्होंने दी, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इट इज समटाइम्स सीन इन न्यूज। तो ये क्या है, मतलब आपको देखना है क्वेश्चन कैसे पुट किया जा रहा है। कोई भी टर्म न्यूज में हो, एटलीस्ट इतना तो मालूम हो कि वो क्या है। कोई मिसाइल प्रोग्राम है, कोई सिस्टम है। अभी हमने सबमरीन से रिलेटेड एक स्मार्ट सिस्टम भी किया था, कल को पूछ लिया जाए ये सिस्टम किससे एसोसिएटेड है, वो पता होना चाहिए। कोई टर्म अगर न्यूज में है वो पता होना चाहिए। कोई डिफेंस कोलैबोरेशन हुई है, एटलीस्ट उस कोलैबोरेशन के बारे में पूरा नहीं पता हो तो इतना तो पता हो कि वो कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई है। तो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एंड दिस टर्म इज रिलेटेड टू एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, सो ऑप्शन सी वाज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ नेशनल पार्क्स की। कल मैंने आपके साथ काफी डिस्कशन भी करी थी, अगर आपको याद हो, क्योंकि आई हैव सीन द आंसर दैट आर कमिंग बेसिकली इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर हमने कल बात करी थी गुंडी नेशनल पार्क की, जो कि कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर है, और उसके रिगार्डिंग हमने ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करी थी। और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, और अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। Which of the following national park is unique in being a swamp with floating vegetation that supports a rich biodiversity? तो उन्होंने उस नेशनल पार्क का फीचर आपको दे दिया है कि इट इज यूनिक। वाई? बिकॉज इट इज फ्लोटिंग वेजिटेशन है एंड इट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। वो तो सभी नेशनल पार्क में होती ही है। तो इस यूनिकनेस से जो आंसर बनता था दैट वाज केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप आज वापस से ये सारे नेशनल पार्क्स को मैप में जरूर देखोगे। सिर्फ इतना जान लेना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं भितरकनिका नेशनल पार्क की बात कर रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ पर है, लेकिन आप मुझे ना खुद से एक स्टेटमेंट लिखोगे कमेंट सेक्शन में कि येस यू हैव लुक्ड इनटू द मैप फॉर ऑल दीज नेशनल पार्क्स। जिन्होंने भी ये स्टेटमेंट लिखी, इसका मतलब उन्होंने वो होमवर्क किया है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वो मणिपुर के अंदर है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। फिर जैसे केओलादियो घना नेशनल पार्क है, ये कहाँ है? राजस्थान में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में है, गुड़गांव में। तो ये इतना जान लेना, ठीक है, मैं बोल सकती हूँ कि ठीक है इतना पता होना चाहिए, लेकिन सफिशिएंट की अगर बात करूं तो बिना मैप प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। एक बार खुद से मैप में जाकर नेशनल पार्क्स जो हैं ये चारों के चारों आप लोकेट करोगे। फिर जब नेक्स्ट नेशनल पार्क न्यूज में आएगा और फिर मैं सारे नेशनल पार्क्स के साथ आपको मैप लेकर आऊंगी, लेकिन आपको होमवर्क में कमेंट सेक्शन में बताना है कि यस यू हैव लुक्ड इनटू द मैप विद रिस्पेक्ट टू नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो ये थे आपके कल के क्वेश्चंस, और इन्हीं में ही मैंने आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दे दिया है। ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, और उसके बारे में लिखना जरूर। दैट वाज रिलेटेड टू टी प्लांटेशन। आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं? पहला तो आरबीआई ने लॉन्च किया है एक मिशन। वो मिशन है टू मेक एवरी सिटीजन अ यूजर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। अभी हम धीरे धीरे मतलब डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हर एक बंदा, एवरी सिटीजन जो है वो डिजिटल पेमेंट्स यूज करे, डिजिटल अवेयरनेस वीक के चलते। तो उसके रिगार्डिंग में ये मिशन लॉन्च किया। जीएस पेपर 3 से भी आप लिंक कर सकते हो, 2 से भी लिंक कर सकते हो, जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर सकते हो। ये टॉपिक दैट इज वीट एज एड टू अफगानिस्तान जो इंडिया ने प्रोवाइड करी है। तो ये एक आपके लिए टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसको भी कवर करेंगे। इसमें रिगार्डिंग एक मीटिंग हुई, वो भी देखेंगे उस मीटिंग में क्या डिस्कशंस हुई,
वो भी कवर करेंगे, पेपर 2 से लिंक कर सकते हो। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काउंसिल न्यूज में रही, वो न्यूज क्या थी वो मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बता दूंगी, बिकॉज देयर वर सम इरेगुलरिटीज दैट वर फाउंड इन द आईटी सिस्टम एंड एलोकेशन ऑफ द असेसर्स, तो माल प्रैक्टिसेस दैट वर लीडिंग टू ये जो क्वेश्चनेबल ग्रेड्स दैट वर बीइंग अवॉर्डेड टू सम इंस्टीट्यूशंस, दैट इज व्हाई दिस वाज इन न्यूज। तो काउंसिल के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जो स्टेटस है ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया उसको भी कवर करेंगे। तो जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो आप इसको। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया के बारे में एक स्पीशीज है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, जीएस पेपर 3 से यू कैन लिंक इट विद द एनवायरमेंट सेक्शन। H3N2 आप इसको लिंक कर सकते हो जीएस पेपर 2 से भी, पेपर 3 से भी, तो इसके बारे में जानेंगे। और इससे तो प्रीलिम से एक सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगी कि यूपीएससी कैसे सवाल पूछती है, ठीक है। ट्रीटी टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन हाई सीज, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से इन डेप्थ इसकी एनालिसिस होगी। और एक एक्सरसाइज है ट्रॉपिक्स, जो कि आप इसको लिंक कर सकते हो जीएस पेपर 3 से। प्रीलिम्स, ये सारे जो टॉपिक्स है ना प्रीलिम्स से, तो आप बिना सोचे समझे ये मान लो कि प्रीलिम्स तो यहाँ से क्वेश्चन सारे के सारे बनते ही हैं। विदाउट टेकिंग अप टाइम मैं कोई बात नहीं करूंगी और सिंपल चलते हैं आज की हमारी पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, जिसकी एक इन डेप्थ एनालिसिस रिक्वायर्ड है। पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब अगर आपने यूएन क्लॉज के बारे में पढ़ा हो तो मैं यहाँ पर आपको उसका रेफरेंस दूंगी। 40 साल पहले एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट आप बोल सकते हो। लेकिन अभी बात करते हैं कि इतना न्यूज में क्यों चल रहा है जो ये इंफॉर्मेशन है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मतलब सी से रिलेटेड तो एक ट्रीटी वी हैव, लेकिन यूनाइटेड नेशन मेंबर्स हैव एग्रीड, अभी एग्री हुए हैं, अभी रेटिफिकेशन वगैरह नहीं हुई है, राइट। सो दे हैव स्टिल एग्रीड, रेटिफिकेशन होगी, साइन हुए तो फिर रेटिफिकेशन होगी, जहां पर कंट्री के जो लेजिस्लेचर्स हैं वहां पास होगा। तो लेकिन स्टिल एग्री हुए यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स ऑन अ यूनिफाइड ट्रीटी। वो ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन हाई सीज। अब ये हाई सीज क्या है वो एक बार पहले देख लेते हैं, ताकि आपको ये टॉपिक कवर हो जाए। हाई सीज की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बात हो रही है। तो पहले तो आप ना ये देखो कितने नॉटिकल माइल्स तक क्या क्या है। टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स, फिर उसके बाद कॉन्टेजियस जोन 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स हो गया टोटल। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन, एंड देन फिर उसके बाद हाई सीज आ जाता है, जहां पर किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का ऐसे एक्सक्लूसिव जोन नहीं है वो। तो ये इंटरनेशनल जो लॉज हैं फिर वहां पर वो चलेंगे। तो ये अब इसकी प्रोटेक्शन की बात करी जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। हाई सीज बेसिकली अकॉर्डिंग टू 1958 जिनीवा कन्वेंशन ऑन हाई सीज, वो पार्ट ऑफ द सी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक रहता है फ्रॉम द कोस्ट लाइन, राइट। लेकिन उसके बाद जो एरिया है दैट इज हाई सी, part of sea that is not included in the territorial water, internal water of the country, मतलब वो सारे हाई सीज हैं जहां पे नेशन की कोई भी एक रिस्पेक्टिव नेशन की जुरिस्डिक्शन नहीं चलती है। नो कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द हाई सीज, वहां पर अब इंटरनेशनल लॉज चलते हैं, ठीक है। इस हाई सी को प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चैलेंजेस हैं तब आपको पता चलेगा कि अब ये हाई सीज ट्रीटी भी क्या कहती है। पहले तो हम इस हाई सीज के लिए ट्रीटी क्यों ला रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखोगे तो 2.7 लाख नोन स्पीशीज दे आर होम टू अराउंड, दीज हाई सीज आर होम टू अराउंड 2.7 लाख नोन स्पीशीज। यहाँ पर they account for more than 60% of the world's ocean area। मेराइन लाइफ को सपोर्ट करते हैं। they play a ओशन एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है क्लाइमेट चेंज में, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो ओशन प्रोवाइड्स अ वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज, जहां पर सी फूड, रॉ मटेरियल्स, जेनेटिक एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज, एयर प्यूरिफिकेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल सर्विसेज, बहुत सी चीजें हैं जो ओशन प्रोवाइड करता है। अपनी एक सिग्निफिकेंस, एक वैल्यू है। अब बात ऐसी आ चुकी है कि इतना अलार्मिंग सिचुएशन है जहां पर हाई सीज की बात करूं तो ओनली 1% इज अंडर प्रोटेक्शन, जब बात करते हैं हम हाई सीज की, ठीक है। तो
साथ ही साथ एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स आप देखो, हाई सीज में सी बेड माइनिंग, नॉइज पोल्यूशन, और जब हम ऑयल स्पिल्स, केमिकल ऑयल स्पिल्स, अनट्रीटेड वेस्ट सारा ओशंस में जाता है, ओवर फिशिंग। ठीक है, तो ओवर फिशिंग की अगर बात करूं तो यहाँ पर ओवर फिशिंग में तो 3 फिशेज हैं, शार्क है और एक वेल भी है और एक और स्पीशीज है, वो उसका नाम आप बताना। तो 3 स्पीशीज हैं जिनके लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो न्यूज़ में भी रहती हैं। और अब बात ना ये है, वो थ्रेटेंड भी हैं, मतलब एक तरीके का, अगर मैं आपको जानना भी चाहते हो थर्ड वन, अगर आपको चलो नहीं ढूंढना, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ शेल फिश। ठीक है, तो बात ये है कि हम फिशिंग के चलते ये सब भी थ्रेट में है। अंडरगोइंग एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, जिसके चलते फ्लोरा एंड फना जो है दे आर एट रिस्क। यू कैन से नियरली 10% ऑफ दी स्पीशीज आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब बात आती है कि इसको प्रोटेक्ट कर कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये न्यूज के अंदर है कि हम लोगों को जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं ना, वैसे ही वी शुड कम अप विद वर्ल्ड इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज ले आने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो रही है प्रोटेक्टेड मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज की। इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर इट प्लेसेस 30% of the world's international water into the marine protected areas and till 2030। अब मैं अगर बोल दूं कि ये जैसे हमारे पास नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, वैसे ही अगर मैं मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दूं, तो मतलब सवाल ये आते हैं, अब इसकी डेफिनेशन रोबस्ट नहीं है। मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया से आप क्या समझते हो कि अब मतलब वो भी ये डाउट क्वेश्चन है ये मेंबर्स का, कि मतलब वहाँ फिशिंग नहीं होगी क्या, वहाँ रिसर्च नहीं होगी, वहाँ पर शिपिंग, बेसिकली द रूट्स ऑफ शिपिंग वो सब बंद हो जाएगा, तो एक्सप्लोरिंग एक्टिविटीज जो हैं, डीप सी माइनिंग, वो सब बंद हो जाएंगी। तो व्हाट इज द रोबस्ट डेफिनेशन व्हेन यू से कि मैं इसको डिक्लेयर कर रही हूँ मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये एक बात है यहाँ पर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है अगर आप कंजर्व करना चाहते हो। अब सी वाटर, अब सी हाई सीज को अगर हम देखें तो दे आर वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि अभी तक उनके लिए कोई ट्रीटी नहीं थी। जैसे 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी was adopted, but they were not a comprehensive legal framework that were covering the high seas. Now there was a need that was felt to protect the oceans and marine life, और इसी के चलते ये हाई सीज ट्रीटी आई, जिसने ये बोला है कि अब सिग्नेटरीज विल हैव टू कंडक्ट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिफोर एक्सप्लोरिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेराइन रिसोर्सेज। मतलब अब ना हाई सीज में फिशिंग अलाउड थी, उस फिशिंग के चलते बाकी और एक्टिविटीज भी होती थी, राइट। Before carrying out the plan activity, the member will have to undertake the process of screening, carrying out the impact assessment, identification, prevention. ये basically सब कुछ जो है they were likely to be affected. कोई भी स्टेट, नो स्टेट कैन क्लेम इट्स राइट ओवर दी मेराइन जेनेटिक रिसोर्सेज। अब वहां पर जो मेडिसिनल और जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, तो उसके पेटेंट के लिए ऑल दी स्टेट्स जो भी एक्टिविटीज होंगी दैट विल बी कंसर्निंग द जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ एरियाज विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दी स्टेट्स। वो पेटेंट जो होगा वो सारी स्टेट्स को आपको देखना पड़ेगा, सबको इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये है इन न्यूज, लेकिन एज आई सेड कि अभी रेटिफिकेशन नहीं हुआ है, इट इज इन डिस्कशन, आप बोल सकते हो अभी साइन होना है, तो दैट इज वाई इट वाज इन न्यूज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंडिया विल सेंड इट्स नेक्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ वीट एज एड टू अफगानिस्तान। तो ये न्यूज के अंदर है, अफगानिस्तान को आप वीट जो है का कंसाइनमेंट दैट इज बीइंग सेंड 20,000 टन। ठीक है, तो अफगानिस्तान का मैप तो आई थिंक मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बॉर्डरिंग कंट्रीज आपने देख ली थी। तो ये नाउ इंडिया विल बी सेंडिंग दिस नेक्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ वीट एड दी जाएगी अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान इज अंडर द तालिबान रिजीम, सबको पता है। और ये एड पाकिस्तान के रास्ते से नहीं जा सकती, पाकिस्तान अलाउ ही नहीं करता, वाया छबार पोर्ट। कहां पर है ये पोर्ट, मैप में देखेंगे। और ये डिसीजन जो है इट वाज अनाउंस्ड एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशियन जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान। जो मीटिंग जो है वो दिल्ली के अंदर हुई, तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप रहा इंडिया और सेंट्रल एशियन जॉइंट वर्किंग ग्रुप। तो मैं JWG इसको आगे रेफर करूंगी जब मैं इस आर्टिकल को लूंगी। तो ये देखो, ये रहा आपका, ये रहा छबार पोर्ट, जिसके थ्रू हमने एड वीट जो है अफगानिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश करी है। रास्ता लंबा पड़ जाता है, पाकिस्तान नहीं भेजता है, वो अलग बातें हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन इस समिट के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर इश्यूज उठाए गए रिलेटेड टू ड्रग्स, एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म, रेडिकलिज्म, एंड यहाँ पर और भी ज्यादा बातें हुई हैं रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रूली इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जहां पर बात यह है टू एक्सटेंड इक्वल राइट्स टू ऑल दी अफगान्स, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, विमेन्स हो, गर्ल्स हो। तो ये सब डिसीजंस जो हैं, ये सब डिस्कशंस जो हैं, ये इस समिट के अंदर, इस ग्रुप मीटिंग में हुई। इंडिया की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में देखो तो प्रीवियस असिस्टेंस मेजर्स जो अफगानिस्तान को के साथ इंडिया प्रोवाइडेड, 2022 में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया विद द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या था? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट एज अ पार्ट ऑफ सेंडिंग इट टू अफगानिस्तान अंडर द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। मेडिकल सप्लाईज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड रिलेटेड इश्यूज में आपने हेल्प टू कॉम्बैट दैट पैंडेमिक, यू प्रोवाइडेड व्हीट टू द अफगानिस्तान, कमिटिंग टू डिलीवर 75,000 मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट। मेडिकल सप्लाईज की बात करूं तो 50,000 पेयर्स ऑफ सर्जिकल ग्लव्स दिए कोविड 19 के टाइम पे, 1 लाख टैबलेट्स ऑफ पैरासिटामोल, 5 लाख टैबलेट्स ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन। तो ये सब मेडिकल सप्लाईज भी अफगानिस्तान को दी। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है 2017 का, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग छबार पोर्ट बाय इंडिया? तो आप इसको ट्राई करोगे, आंसर देने की कोशिश करना कमेंट सेक्शन के अंदर। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर रही हूँ ना, थोड़े हैवी टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक बार टॉपिक समझ में आ जाए तो उससे ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं है। मैं फटाफट से चीज़ों को ऐसे लेके नहीं जाना चाहती कि हवा में उड़ा दिया, बात समझ ही नहीं आई। तो हर एक चीज़ जो रेलिवेंट है, चाहे वो थोड़ा 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा ले लेगी, लेकिन मेक श्योर कि आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है व्हेन आई टेक दी सेशंस। अब हम बात करेंगे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की। रिसेंटली इट वाज इन न्यूज, एज इट इज इन न्यूज बिकॉज इट हैज बीन फेसिंग एलिगेशंस। किस चीज के? ऑफ इरेगुलरिटीज इन इट्स फंक्शनिंग। एक रेफरेंस दे देती हूँ। NAAC के बारे में तो बात तो करूंगी ही सही। एलिगेशन बहुत मतलब आप थोड़ा सा, अगर आप उसको रेफरेंस चाहिए तो बता देती हूँ। जो इंस्टीट्यूशंस को आप अवार्ड देते हो, जो ग्रेड्स दिए जाते हैं, उसमें क्वेश्चन उठा है the questionable grades that are being awarded to some institutions. So irregularities are being found in the IT systems and मतलब ये है कि 70% of the experts from the pool of 4,000 assessors, they have not received an opportunity to make site visits. तो ये सारी इंक्वायरी जो है, इस सब इंक्वायरी ने हाईलाइट किया कि देयर आर माल प्रैक्टिसेस दैट वर लीडिंग टू कि कैसे ग्रेड आपने इस इंस्टीट्यूशन को बीइंग अवॉर्डेड। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को ग्रेड देना चाहते हो, एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया क्या रहता है? करंटली ओनली इंस्टीट्यूट्स दैट आर एटलीस्ट 6 years old, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, और ये आप लिख भी सकते हो, और यहाँ पर और फ्रॉम वेयर एटलीस्ट 2 batches ऑफ स्टूडेंट्स हैव ग्रेजुएटेड, दे कैन अप्लाई फॉर एक्रेडिटेशन, वैलिड फॉर 5 years. नेक्स्ट, accreditation by NAAC is voluntary. That is very important. ये आपको याद में रखना है कि it is voluntary. अब बात करते हैं NAAC की। 1994 में एस्टैब्लिश हुई, ऑटोनमस बॉडी है, अंडर UGC, रिस्पॉन्सिबल है फॉर असेसिंग दी हाई क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे आप भी पढ़े हो किसी इंस्टीट्यूशन से, उसका क्या ग्रेड है, तो वो आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हो, 12th के बाद किसी कॉलेज में गए तो कैसे देखते हो वहाँ की क्वालिटी, उसका ग्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी कैसी है, करिकुलम कैसा है। तो इन्हीं पैरामीटर्स पे जब किसी इंस्टीट्यूशन को ग्रेड दिया जाता है तो होता है ना कि ठीक है ये ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है, तो वो सब कौन करता है? दैट इज बाय NAAC। फंक्शन क्या है? इट अवॉर्ड ग्रेड्स रेंजिंग फ्रॉम A++ टू C। ये सारे बेस्ड ऑन पैरामीटर्स हैं, फैकल्टी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिसर्च कैसी है वहां पर, फाइनेंशियल वेलबींग, सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। लेकिन अभी यहीं पर सवाल उठा, हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है। We have efforts, no doubt, we have efforts for marginalized communities so that they also get access to higher education, but still they face barriers to entry. Number of students in the persons with disabilities category वो भी ड्रॉप हुआ from in 2020-2021, that is 79,000, पहले था 92,000 के आसपास। जेंडर इनइक्वालिटी, हम बात करते हैं कि विमेंस को रिसर्च सेक्टर के अंदर आना चाहिए, बट विमेन स्टिल दे आर फेसिंग बैरियर्स टू एक्सेस द हायर एजुकेशन इन इंडिया, राइट। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की बात करूँ तो फीमेल का एनरोलमेंट हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स में वॉज 49%। जितने भी टोटल एनरोलमेंट्स हुए हैं उसमें से 49%।
ग्रेजुएट हो जाते हैं, जॉब नहीं मिलती। तो ये भी एक एम्प्लॉयबिलिटी इशू जो है वो भी एक चैलेंज है दैट वी आर फेसिंग इन द हायर एजुकेशन सिस्टम, एंड इंडिया स्टिल लैग बिहाइंड मेनी अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रिसर्च आउटपुट, and there is a lack of research culture in many higher education institutions. But yes, अगर आपसे पूछा जाए कि what government of India के steps that are taken in this regard, so you can mention the policies, the schemes that are there. उन्नत भारत अभियान है, and digital learning we are promoting, we are increasing the accreditation so that we ensure कि एक fair, transparent और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में एक प्रोसेस हो दैट गिव्स एक्रेडिटेशन टू द इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि नॉलेज एक्सपर्टाइज जो है वो साथ में इंडिया और सब मिलके जो है वो काम करे इन दी रिसर्च सेक्टर ऑल्सो, राइट। तो ये सब था अबाउट NAAC, एंड अगर आपसे अब सवाल पूछा जाएगा तो यू कैन सॉल्व इट, मेंस में भी एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। उन्नत भारत अभियान से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ द प्रोग्राम। 2017 में पूछा गया था, ट्राई टू सॉल्व दिस एंड मेंशन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आरबीआई ने लॉन्च किया एक मिशन क्या है, एवरी सिटीजन अ यूजर ऑफ डिजिटल पेमेंट। बहुत मतलब वी हैव टेकन नंबर ऑफ स्टेप्स, पहुंचे भी हैं। डिजिटल लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बैंक अकाउंट खोल देना ही इज़ नॉट कि आप डिजिटली आप इंक्लूसिव हो रहे हो, आपको साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी भी देना ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंक्लूसिव के साथ साथ कि पता हो कि OTP शेयर नहीं करना, पासवर्ड शेयर नहीं करना, हाउ टू ऑपरेट, कैसे जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो बेनिफिशरीज तक आपके तक कैसे पहुंचेंगी, कैसे अवेल करना है। पहले लोग ATM तक भी पैसे निकालने नहीं जाते थे, या फ़ोन में गूगल पे, फ़ोन पे डाउनलोड नहीं होता था कि पैसे बैंक से चले ना जाए, फ्रॉड ना हो जाए, राइट। तो लोगों को अवेयर करना और साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट्स को कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री बिकम अ यूजर ऑफ डिजिटल पेमेंट, ये एम करना, ये एक एम है इस कैंपेन का दैट इज लॉन्च्ड बाय RBI, राइट। ये लॉन्च हुआ है एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2023, जिसका एम क्या है, अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड टीच अदर्स ऑल्सो। खुद भी अडॉप्ट करो और लोगों को भी बताओ, अपने आसपास बताओ, रिमोट एरियाज में बताओ, कुछ विलेजेस ले लो। जैसे RBI इनिशिएटेड 75 डिजिटल विलेजेस प्रोग्राम, मतलब 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, जैसे जो पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, जैसे फोन पे है, पेटीएम है, राइट, सो दे विल अडॉप्ट 75 विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। अडॉप्ट किया और फिर उनको कन्वर्ट किया जाएगा इन दी डिजिटल पेमेंट एनेबल्ड विलेजेस, जहां पर सभी सिटीजन्स डिजिटली पेमेंट ले, राइट। सो ये विजन है एंड इट वुड रन टिल द पीरियड ऑफ विजन 2025, जहां पर इंटेंशन क्या है कि यूजर्स डिजिटल पेमेंट की तरफ जो है वो आगे बढ़े। अब RBI की बात चल रही है तो RBI से रिलेटेड ही 3 क्वेश्चंस हैं, और ये 3 स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन नहीं है, 3 स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 2021 में पूछा गया था ये सवाल, ट्राई टू सॉल्व दिस, और फिर इसकी एनालिसिस करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। सो टेक दिस नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने इशू किया ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी रेगुलेशंस 2023, जहां पर ये मैंडेटरी किया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं या तो वो अंडरग्राउंड हो या ओवरहेड हो थ्रू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया, ताकि जो थ्रेट रहता है, जिनसे वी आर सीइंग कि अभी तो देखो दे आर द मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड, इनकी प्रोटेक्शन के लिए ये स्टेप जो है लिया जा रहा है। पूछा जाए अगर ये कहाँ का स्टेट बर्ड है, तो ये मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ का स्टेट बर्ड है। राजस्थान का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो एक स्टेट बर्ड है। और उसके बाद IUCN स्टेटस और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज कंसीडर्ड टू बी इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। सबसे पहले तो आपको ये याद में रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो देखो, इट इज कंसीडर्ड द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड इकोलॉजी। मोस्टली राजस्थान, फिर गुजरात, थोड़ा सा कुछ पॉपुलेशन आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगी ऑफ दिस स्पीशीज। ये बर्ड इज अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन विद द पावर ट्रांसमिशन लाइंस, तभी तो ये इशू हुआ है ये ड्राफ्ट रिगार्डिंग दिस। Habitat loss and alteration, they are the as a result of agriculture expansion, they all are the threats, that is why this species is in threat, vulnerable है। IUCN में critically endangered है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज में CMS में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 के अंदर है।
2020 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था दैट इज रिलेटेड टू डेजर्ट नेशनल पार्क, लेकिन 3 स्टेटमेंट्स दी। अब आपको वो ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, तो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, आंसर बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक आर्टिकल है, बहुत ही छोटा है और बहुत इजी है, सो हैव अ लुक ओवर इट। दैट इज रिलेटेड टू H3N2 इन्फ्लुएंजा ए। अभी जो खांसी जुकाम आजकल चल रहा है ना, वो ये बोल रहे हैं कि ICMR हैज सेड दिस राइजिंग केसेस ऑफ इंटेंस कफिंग जो लास्ट होती है फॉर ओवर अ वीक, फिर थोड़ा बुखार भी होता है, इट इज लिंक टू इन्फ्लुएंजा ए H3N2। इसको बोला जाता है हांगकांग फ्लू, and H3N2 virus is a respiratory viral infection of influenza A virus. 1968 में it was discovered in humans, causes respiratory illness, खांसी रहती है और साथ साथ वॉमिटिंग, स्नीजिंग, रनी नोज, फीवर होता है, हाईली कंटेजियस है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड पर्सन बात करता है, कफ स्नीज होती है तो ये इट कैन ट्रांसमिट, इट इज सीवियर बट नॉट एज एपिडेमिकल इन नेचर एज द डेडली H1N1। इससे सवाल आएगा एक, अभी देखना। और ये जो इन्फेक्शन है इट हैज़ बीन मोस्टली एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू पिग्स, और ट्रीटमेंट बेसिकली जो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना एंड द अदर जो टैबलेट्स आप लेते हैं वो। सवाल है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, H1N1 वायरस इज समटाइम मेंशन्ड इन न्यूज विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। बहुत इजी होगा ये आपके लिए सॉल्व करना, तो ट्राई टू सॉल्व दिस। यहाँ पर ये सेशन के लिए इतना ही। आई होप यू हैड ग्रेट टाइम इन दिस सेशन, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो क्वेश्चंस हैं मेंशन देम इन दी कमेंट सेक्शन, और फिर उसको कल की एनालिसिस मिलेंगे। आई आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ, विल मीट यू टुमारो विद द अदर DNA न्यूज एनालिसिस। टिल देन टेक केयर एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS YouTube channel, and for getting the further notifications, do share this video with your other friends and don't forget to like the session as well. Thank you everyone, take care.